बिहार सेवा संहिता के नियम 21 परिशिष्ट 3 के कार्याध्यक्षों और अधीक्षालयों की सूची के क्रमांक 33 के बाद क्रमांक 34 में महाअधिक तक बिहार कार्यालय को जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कार्यालय अध्यक्ष होते हैं उसकी सूची की लिस्ट होती है, तो उसमें महाअधिवक्ता का भी कार्यालय अलग से कार्यालय घोषित किया गया है। अब महाअधिवक्ता का कार्यालय जो पूर्ण रूपेण एक अलग कार्यालय के रूप में काम करेगा। राज्य में जो बजट किताबें छपती हैं वह गोपनीय रूप से पश्चिम बंगाल में सरस्वती प्रेस में जो सिक्योरिटी प्रेस है वहाँ छापने का निर्णय लिया गया है 1 साल के लिए। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की नियमावली 2024 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत जो पहले कला संस्कृति विभाग था, विभिन्न जगहों पे उसका उल्लेख किया गया था नियमावली में, उसको परिवर्तित करके खेल विभाग लिखा गया है। अन्यथा कोई नियम में चेंज नहीं है, केवल नाम परिवर्तन है। जो कला संस्कृति विभाग है उसको हटा के खेल विभाग कर दिया है। वित्त विभाग का एक सॉफ्टवेयर है जो पे स्लिप बनाता है, एक कंपनी है, उसको 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया गया है। और उमेश प्रसाद सिंह है, तत्कालीन जिला अवर निबंधक पूर्णिया है, इनको बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया है। इनके विरुद्ध आवासीय मकान या ठिकानों पर तलाशी के क्रम में 16,50,000 रुपये नगद, सोना चांदी और आभूषण लगभग 18 लाख रिकवर हुए थे, इन्हें बर्खास्त कर दिया। धन्यवाद। सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान मिले। आर्थिक लाभ देखिए ना, कौन सा डेट है, कट ऑफ डेट। राज्य में जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक आईटी डिपार्टमेंट का ये प्रस्ताव था जिसमें 85 करोड़ 23 लाख का है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है बिहार वन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। सोशल रजिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि जो भी लाभुक हैं, लाभान्वित होंगे, उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है तो ये सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री, किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे सकती है। और बिहार वन का एक मतलब ये है कि एक ही सिंगल पोर्टल में सभी सेवाएं, जो सभी सेवाएं हैं वो सिंगल पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। मतलब आपका सिंगल लॉगिन होगा, सिंगल आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा और उसके माध्यम से आप सिंगल विंडो ऑपरेशंस करेंगे और किसी भी प्रकार का लाभ के लिए आपको वहाँ एक ही जगह पर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसी सोशल रजिस्ट्री के माध्यम से, सोशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह लाभ मिलेगा। तो इसमें 85 करोड़ 23 लाख रुपए इसको लगेंगे। नगर निकायों को जो सप्तम वेतन माह का जो पुनरीक्षित वेतनमान है यह 1/1/2016 के प्रभाव से मिलेगा और आर्थिक लाभ 1/4/2017 से दे होगा। 1/1/2016 के प्रभाव से ये इफेक्टिव होगा और आर्थिक लाभ 1/4/2017 से दे होगा। कर्मियों की संख्या नहीं, ये पॉलिसी डिसीजन है और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो आर्थिक लाभ है वो नगर निकाय अपने रिसोर्सेज से देंगे। पथ निर्माण विभाग का यह एक पथ निर्माण विभाग में दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा लहरियासराय रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 25 स्पेशल के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 106 करोड़ 5,72,000 रुपये राजधानी सहित कुल 134 करोड़ 67,23,000 के अनुमानित लागत पर यह आरओबी बनाने का निर्णय लिया। नवादा जिला में वारसिलीगंज नवादा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग 33/B1 के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 174 करोड़ 43 लाख अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये नवादा शहर के बीच में है, ये रेलवे लाइन है और इस पर लेवल क्रॉसिंग में आरओबी बनाया जाएगा।
खगड़िया में भी कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर खगड़िया जिला अंतर्गत खगड़िया परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन में से उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 24 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु 101,81,85,000 मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 7 निश्चय योजना अंतर्गत संचालित पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रक्सौल के भवन का निर्माण है। ITI रक्सौल में भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। इस पर 32,66,02,000 रुपये लगेंगे। कृषि विभाग का जो DPR बेस स्कीम है 60-40 है। कहते हैं रबी में दलहन प्रोत्साहन योजना हेतु कुल 40,86,81,600 रुपये, जिसमें केंद्रांश है 14,97,38,000, राज्यांश है 9,98,00,000 और टॉपअप है 15,91,00,000। तो ये जो वर्ष में जो दलहन प्रोत्साहन योजना है तो 24-25 के लिए भी स्वीकृत की गई। आपको क्या क्या सुविधा मिली? तो देयर इज नो सिस्टम कि हम आप पता कर पाएंगे। कृषि विभाग ने कुछ दिया होगा, शिक्षा विभाग ने कुछ दिया होगा, उसके बाद आपका मतलब कोई और लेबर डिपार्टमेंट ने कुछ दिया होगा, और सब डिपार्टमेंट अपना अपना डेटाबेस मेंटेन करता है। ये वित्त विभाग का है ओरिजिनल। ये जब मैं वित्त सचिव था तब का ये मामला है, ये अभी का स्टार्टिंग नहीं है। तो हम लोग ये कभी हमेशा ट्राई करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को क्या क्या लाभ इस राज्य में मिले हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और सब अपना अपना डेटाबेस रखे हैं, और बहुत बड़े बड़े डेटाबेस हैं। कोई NIC DBT कर रहा है, कोई विभाग अपने DBT कर रहा है, शिक्षा विभाग अपने DBT कर रहा है, कृषि विभाग अपने कर रहा है। तो हम लोगों ने ये कहा कि देखिए लाभुक एक ही हो सकता है, लाभुक की आइडेंटिटी एक ही होगी, और उस लाभुक के आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए एक सोशल रजिस्टर होगा। ठीक है, नॉट आधार में बहुत इफ एंड बट्स है। तो एक सोशल रजिस्टर होगा। अगर आपको सरकार से सुविधा लेनी होगी तो आपको एक सोशल रजिस्टर, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर है कंट्रीज में है, तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा। और जब भी आप किसी बेनिफिट के लिए आप फिर अप्लाई करेंगे तो आप उस नंबर को कोट करेंगे कि मेरा फलाना नंबर है। तो डेटाबेस में ये लिंक हो जाएगा कि आपको किस किस विभाग में आप गए हैं और किस विभाग में आप ये बेनिफिट लिए। हो सकता है कुआं का बेनिफिट आप कृषि विभाग में ले लिए होंगे और माइनर इरिगेशन में भी ले लिए होंगे। हो सकता है कि आप मतलब डबल डुप्लीकेशन की बात है, बट दैट इज ओनली अ नेगेटिव साइड आई एम टेलिंग यू। बट अदरवाइज ऑल्सो पॉजिटिव साइड है कि एक परिवार को हमने क्या क्या दिया हो सकता है। और परिवार का भी इसमें मैपिंग है हेड ऑफ द फैमिली के साथ। तो आपकी माँ को ओल्ड एज पेंशन मिल रहा होगा सरकार से, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा होगा, किसी को किताब का पैसा मिल रहा होगा, आपको खेती बाड़ी के लिए मिल रहा होगा, आपको बाढ़ सुखाड़ के लिए मिल रहा होगा। सो इट इज़ ईजी टू फाइनली कंसोलिडेट द होल बेनिफिशियरी डेटाबेस इनटू वन डेटाबेस जो आज छितराए हुए है और सबके पास है, सबके कंप्यूटर में। आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए उसके पास एक डेटाबेस है। तो इसका मूल उद्देश्य हुआ है। तो ये क्या कंपलसरी तो सबके लिए होगा? आपका बेनिफिट ही नहीं निकलेगा ना जब तक आप उस पर रजिस्टर नहीं करेगा। फ्री रजिस्ट्रेशन, आप जाइए उस पर रजिस्टर कर लीजिए, अपना नंबर से अप्लाई करिएगा। और क्योंकि सिंगल विंडो में है तो अगर आप कुछ भी अप्लाई करेंगे तो उसी विंडो से आप घुसेंगे। तो इनडायरेक्टली इट विल बी कंपलसरी फॉर ऑल फैमिलीज सर। ऑब्वियसली क्योंकि आप घुस ही नहीं पाएंगे उस विंडो से। जैसे आप जी चलिए शांति बनाए रखें। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 31 एजेंडों पे निर्णय हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। अब पटना सदर अंचल जो है 4 भाग में होंगे और इन अंचलों के नाम मैं पढ़ देता हूँ। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल,
और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहले था उसको बांटा गया है। इसका कार्यान्वयन जो है, इसका कार्यान्वयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तिथि निर्धारित करेगी और यह तिथि जब तक प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं पूरी हो जाती है, उसके पश्चात किस तारीख से ये अंचल कार्यरत होंगे उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि पटना जो सदर अंचल है उसको 4 भाग में विभाजित करने का निर्णय लिया है। पाटलिपुत्र अंचल, पटना सदर अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, तो बिहार में जो मोटर वाहन नियमावली 1992 है उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफ़ी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपये लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। ऑटो रिक्शा में 5,650 लगता था, अब 1,150 लगेगा ऑल बिहार का। मोटर कैब जो है उसका 23,650 था, अब वो घट के 4,150 हो गया। इसी तरह अन्य जो टैक्सेस हैं मोटर गाड़ियों के, उनके घटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में ये वाहन खरीदे जाएं, बिहार में रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है वो बिहार को प्राप्त हो। अगल बगल राज्यों में जो मोटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, वो पहले कम था और हम लोग का ज़्यादा था। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग मोटर टैक्स की जो राशि है, रजिस्ट्रेशन की राशि है, उसको घटाएं ताकि बिहार में ही ये गाड़ियाँ खरीदी जाएं और इनका रजिस्ट्रेशन हो। तीसरा एक विषय था स्वास्थ्य विभाग का। इसमें आपको जानकारी होगा कि महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर बीमारी का प्रचलन है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये 9 से 14 उम्र की बालिकाओं में यह वैक्सीनेशन होगा और इसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसका जो टीकाकरण का क्रय है, टीका का क्रय है, ये टाटा मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो कैंसर संस्था है, उसके माध्यम से क्रय होगा और यह राज्य में यह वायरस का जो वैक्सीन है वह लगेगा। इस पर संभावित व्यय 150 करोड़ संभावित व्यय है और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ये लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है वह 95 लाख है, 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है, उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से होगा और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे बचाव होगा। कब से कमीशन जो था, लॉ कमीशन की जो कालावधि है 7/9/2021 से आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व तक विनियमित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। तो बिहार लॉ कमीशन जो है इसका गठन किया गया है और इस पर अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश श्री विनोद कुमार सिन्हा जो बिहार राज्य विधि आयोग के उक्त विस्तारित कार्यकाल तक के नियुक्त किए जाएंगे। तो ये अध्यक्ष होंगे बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष। राज्य में संचालित जो सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं में सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर के पदों पर 1-1 वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। तो गेस्ट लेक्चरर पर ये डेमोन्स्ट्रेटर और व्याख्याता जो लिए जाएंगे, क्योंकि अभी नियुक्ति प्रोसेस में है, इसलिए राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्था में सृजित पदों के विरुद्ध
जो व्याख्याता हैं, डेमोन्स्ट्रेटर, ट्यूटर हैं, उस पर ये गेस्ट लेक्चरर्स लिए जाएंगे। श्रम आयुक्त कार्यालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक, आशुटंकक के मूल कोटि के कुल स्वीकृत 61 पद को विभिन्न कार्यालयों के लिए चिन्हित किए गए हैं। केवल आशुलिपिक का आशुटंकक है, इसको रीऑर्गेनाइज किया है विभिन्न कार्यालयों के बीच। राज्यों में जो काराओं में कारा अस्पताल प्रबंधन हेतु गाड़ियां 67 ड्राइवर्स के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कारा और कारा अस्पताल में जो एम्बुलेंस हैं उसके लिए 67 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 2 प्रोग्रामर, IT समर के 2 प्रोग्रामर स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 273 पदों के अतिरिक्त 116 पद, इसमें अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 पद और गणित के 19 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो राजकीय पॉलिटेक्निक है हमारे राज्य में, उनमें भी 131 पद स्वीकृत किए गए, जिसमें 37 अंग्रेजी हैं, भौतिकी के 29, रसायन शास्त्र के 36 और गणित के 29 पद। PhD में जो नल जल योजना कार्यान्वित करती हैं, उसमें पूर्व से स्वीकृत कीमैन से चौकीदार का कुल 628 पद हैं तथा खलासी के कुल 822 पदों को विभाग अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील सभी 39 कार्य प्रमंडल में आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित कर दिया गया, बेसिकली रीऑर्गेनाइज किया है, और साथ ही साथ उक्त पदों का दायित्व निर्धारण किया गया। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय हेतु वाहन चालक के 3 अतिरिक्त पदों का स्वीकृत किया गया है। राज्य के 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 2 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय औषधालय, राजकीय राजभवन पटना तथा राजकीय औषधालय पटना उच्च न्यायालय पटना के लिए दंत चिकित्सक के 770 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की गई है। बिहार मत्स्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत सहरसा न्याय मंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 1 पद सृजन किया गया है। नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रिकेट स्टेडियम के लिए 33 संविदा आधारित पद सृजित किए गए हैं। खेल विभाग ने अपने जितने भी पद हैं, पुराने पद हैं, उसको मर्ज करते हुए 466 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। बिहार उद्यान सेवा के अंतर्गत समूह क, समूह ख के पदों के सृजन एवं संपरिवर्तन किया गया है। कृषि विभाग सेवा कोटि 9 सांख्यिकी के समूह क एवं ख के पदों के सृजन एवं संपरिवर्तन किया गया है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया था और भविष्य में भी इसी तिथि को पुण्यतिथि मनाया जाएगा। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति जो सरकार ने आदेश निर्गत किया है, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी है। वालों के लिए है ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझे जो है। ये सरकार ने निर्णय लिया है कि जो पटना सदर अंचल है उसको 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा। पहला अंचल का नाम है पटना, मैं सारे अंचल के नाम पढ़ देता हूँ। पहला अंचल है पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल है पटना सिटी अंचल, तीसरा अंचल है दीदारगंज अंचल, और चौथा अंचल है पटना सदर अंचल। तो 4 हो गया, एक तो पाटलिपुत्रा हो गया, पटना सदर अंचल हो गया, पटना सिटी अंचल हो गया और दीदारगंज अंचल हो गया। तो 4 अंचलों में हो गया। पटना सदर अंचल अब 4 भाग में हो गया। थानावार में अगर बताऊं सबको, तो पाटलिपुत्रा अंचल में है आपका दीघा थाना है, राजीव नगर थाना है, हवाई अड्डा थाना है,
पाटलिपुत्रा थाना है, शास्त्री नगर थाना है और गर्दनीबाग थाना है। तो ये हो गया आपका पाटलिपुत्रा अंचल। मेरे ख्याल से ये कहीं बीच वाला है। दूसरा अंचल पटना सदर अंचल हो गया, बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली, श्री कृष्णापुरी, जक्कनपुर, गांधी मैदान, पीरबोर, कदम कुआं, कंकड़ बाग, पत्रकार नगर और सचिवालय। उसका पटना सिटी अंचल हुआ, बहादुरपुर, सुल्तानगंज, आलमगंज, खाजा चौक, माल सलामी, मेहदीगंज, आदम कुआं। ये हो गया आपका पटना सिटी अंचल। और चौथा अंचल हो गया दीदारगंज अंचल, जो है दीदारगंज नदी और बाईपास। तो ये बिल्कुल किनारे वाला अंचल हो। और यह शुरुआत इसकी डेट जो है वह भूमि सुधार, राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है वो डेट निर्धारित करेगा। और ये तब निर्धारित करेगा जब इस अंचल कार्यालयों के विभिन्न जो प्रशासनिक और औपचारिकताएं हैं, उसका नक्शा है, उसका अंचल का मैप है और ये सब जो है, ये सब जब बन जाएगा तो ये नोटिफाई कर देगा। लेकिन मेन निर्णय ये है कि जो सदर अंचल है यह 4 भागों में बांट दिया गया है। और इसकी घोषणा इसलिए की जा रही है। और आपको जानकारी होगा इस 4 अंचलों में एक अंचल, मतलब जो पुराना अंचल है, इसमें दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र था और फतुहा विधानसभा भी था। तो ये इतना बड़ा अंचल था जिस कारण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसमें कार्य करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो इसलिए इसको 4 अंचल में बांटा गया। तो पटना जिले वालों के लिए, जो मेन पटना के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि राज्य सरकार ने उनका जो अंचल है, मेन अंचल जो सदर अंचल, जिसमें सभी ऑलमोस्ट पटना बसता है एक ही अंचल में, उसको 4 भाग में कर दिया गया। किस पूछना है तो मुझे बताइए। मैडम ये माइक में आवाज़ बहुत तेज़ है, इको कर रहा है, थोड़ा वॉल्यूम घटाइए। कौन है माइक वाले? कार्यालय सब कहाँ रहेगा सर? सबका कार्यालय? हाँ, कार्यालय सभी का। मैं बोला ना, सबका अपना जो कार्यालय ये लोग अपना नोटिफाई करेगा, तो अपने अपने जगह ये कार्यालय बनेंगे। तो इसी क्षेत्रों में बनेंगे, अलग अलग 4 कार्यालय बनेंगे इसको। सर कितने एजेंडों की चर्चा हो रही है, कितने एजेंडे पे बताते हैं। रेट नहीं है मेरे पास, केवल 95 लाख है और 150 करोड़ इसमें टोटल लागत है। और वैक्सीन 2 खुराक होती है 6 माह के अंतराल में, मतलब 2 वैक्सीन देना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 2 वैक्सीन होगा, 95 लाख बालिकाओं में होगा, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में, 150 करोड़ इसमें व्यय होगा। और वैक्सीन जो टाटा मेमोरियल सेंटर है उसके माध्यम से क्रय होगा और राज्य में लगाए जाएंगे। कब से लगेगा सर? और किसी सारे हॉस्पिटल्स में लगेंगे? ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? ऑल हॉस्पिटल्स में लगेंगे। अभी तो पहले तो क्रय होगा वैक्सीन, इतनी बड़ी संख्या में आपके 95 लाख वैक्सीन्स प्रोक्योर होंगे। और यह 95 लाख बच्चियों में 2 खुराक लगेंगे विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। स्थानीय नगर निगम निकाय के जो कर्मी हैं उनको 7th पे रिवीजन का लाभ दिया जा रहा है। और यह एक घोषणा है और इनको जो लाभ है 1/1/2016 से वैचारिक रूप से दिया जाएगा, तो आर्थिक रूप से यह